हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ शक्ति, माँ देवी जो है आपको इतनी ऊर्जा प्रदान करे, इतनी एनर्जी प्रदान करे कि आपका जो भी लक्ष्य है उस तक आप आसानी से पहुंच पाएं। आपके रास्ते की जितनी भी रुकावटें हैं वो दूर हो जाए। इसके साथ ही आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। आपने देखा था कि इसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट की थी यूनिट नंबर 3। ये है यूनिट नंबर 3 का सिलेबस। पर्वत, पहाड़ियां, पठार, नदियां और झीलें। तो हमने यहीं से इसको शुरू किया हुआ है। ओके, हिमालय को लेकर के हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। हिमालय के साथ साथ कल की जो क्लास थी उसमें हमने देखा था कि दक्षिण भारत का जो पठार है वो हम कंप्लीट कर चुके थे, है ना। ये दोनों लेक्चर जो हैं, और उसके पहले यानी ये चौथा लेक्चर है। इसका में 3 लेक्चर हो चुके हैं। इन 3 लेक्चर को लेके एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। इनकेस आपका अगर कोई लेक्चर छूट गया है तो उसमें देख करके आप कंप्लीट कर सकते हो, है ना। छूटे हुए जो भी हैं आप उनको देख सकते हो। दूसरी बात, एक बेनिफिट ये भी रह जाता है कि आप अपनी सुविधा अनुसार इन लेक्चरों को कभी भी सुन सकते हो, देख सकते हो। क्योंकि मैं इनको YouTube पर बिल्कुल फ्री में रख रहा हूँ। इनको ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ पेड जो रहते हैं उनके लिए हो, है ना। और एक और बेनिफिट आप ले सकते हो कि क्लास में आकर के भी इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इंदौर में रहते हैं तो ज़रूर आप क्लास अटेंड करें सुबह 11 बजे से। इसके लिए कोई आपसे फीस नहीं ली जा रही है। ये भी आपको बेनिफिट होगा। अब चलते हैं भारत के हम विशाल मैदान पर। भारत के पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ ये सब हमें देखने हैं। तो भारत का जो विशाल मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम से जानते हैं, ये जानना जरूरी है। इससे प्रश्न बनेंगे और ये एक ऐसे, ये वो टॉपिक है प्रीलिम्स में तो पूछे ही जाते हैं, मुख्य परीक्षा में भी इनको पूछा जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये जो विशाल मैदान है, भारत का विशाल मैदान, एक तरफ तो हमें यहाँ हिमालय देखने को मिल गया था। हिमालय से नीचे चलते हैं, यानी हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं, तो उन नदियों का जो बहाव है, जैसे सिंधु नदी जो है ये भी यहाँ जा करके गॉर्ज बनाते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है। सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, चाहे वो झेलम हो, चिनाब हो, रावी हो, व्यास हो। इसके अलावा फिर भारत में जो प्रमुख नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है, गंगा नदी हो, उसकी सहायक नदी यमुना हो, तो सिंधु नदी, गंगा नदी, और उसके बाद ये जो नदी हमें देखने को मिलती है ब्रह्मपुत्र, है ना। तो इनके द्वारा एक विशाल मैदान का निर्माण किया गया है जो हिमालय के दक्षिण में पैरेलल जो है वो फैला हुआ है ना। नीचे वाला हिस्सा जो था वो हम कल कंप्लीट कर चुके थे, जैसे प्रायद्वीप या पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। तो इस मैदान की जो स्थिति है वो कहाँ आएगी, तो हिमालय पर्वत श्रेणी और दूसरी तरफ क्या है, पेनिनसुला, उनके बीच में हो जाएगी। ये ऊपर हिमालय और नीचे हो गया प्रायद्वीप। ठीक है, लोकेशन ये हो गई। इसका निर्माण जैसे बताया ना आपको कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, तो नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। नदियां ऊंचाई से, पर्वत की चोटी से जब निकलती हैं, ये नदियां हिमालय से निकलती हैं, ग्लेशियर से निकलती हैं, काफी ऊंची हाइट से निकलती हैं। तो इनकी जो एरोजन पावर है, अपरदन करने की क्षमता, यानी कटाव करने की जो क्षमता है, ये बहुत ज्यादा तीव्र होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये अपने साथ बड़ी मात्रा में बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर, ये सब लेकर के आते हैं। अगर आप कभी गए हो उत्तराखंड में, हिमाचल में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नहीं भी गए हो तो आजकल वीडियो में भी देख सकते हो कि वहां पर आपको बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई देंगी जो गोलाकार हो जाती हैं। ऐसा लगता है उनको किसी ने घिस दिया हो। तो वो क्या है, पत्थर लुढ़कते रहते हैं नदी में, और लुढ़कते लुढ़कते ही वो इस रूप में आ जाते हैं, है ना। तो ये हिमालय यानी पर्वत जहाँ समाप्त होता है, जब मैदान आ जाता है,
प्लेन आ जाता है यानी मैदान यानी समतल जो है, वहां पर फिर नदियां क्या करती हैं, उनका जो प्रवाह है वो कैसा हो जाता है, स्लो हो जाता है एज कंपेरेटिवली हिली एरियाज। तो अब वो अपने साथ ये बड़े बड़े पत्थर तो बहाकर लाई थी, तो पत्थर तो उन्होंने कहा जितने थोड़ी बहुत दूर तक जा सकते थे वहीं डिपॉजिट कर देते हैं, लेकिन जो बारीक कण होते हैं, महीन कण होते हैं, जो मिट्टी होती है वो जमा कर दी जाती है। बाढ़ आती है तो दूर दूर तक वो पानी फैल जाता है, ऐसे परत दर परत करके वो मिट्टी एक उपजाऊ लेयर जमा होती जाती है और ऐसे करके इस मैदान का निर्माण होता है। यहीं से प्रश्न बनने शुरू हो जाते हैं। यानी ये जो उत्तर भारत का मैदान है, यहाँ पर इस मैदान को इन 4-5 भागों में बांटा गया है। पूछा जाएगा सबसे आपसे कि इनमें से खादर क्या है, ठीक है। तो खादर, ये समझना इस वर्ड को कि नवीन जलोढ़ मिट्टी के जमा होने पर, जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल के नाम से जानी जाती है। नवीन है इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नदियां जो है, जैसे अभी मॉनसून आप देख रहे हो, नेपाल में बाढ़ आई हुई है, बिहार में बाढ़ आई हुई है, असम में बाढ़ आती है। तो जब बाढ़ आती है तो नदियों का पानी ना दूर दूर तक फैल जाता है, तो दूर दूर तक फैल जाता है तो उसके बाद एक मिट्टी की लेयर जमा हो जाती है। वो कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है ना। और ये नीचा स्थान है, निचला स्थान होने की वजह से बाढ़ का पानी जो है उसके ऊपर आ जाता है, तो हर वर्ष यहाँ पर बाढ़ का पानी पहुंचता है, उस भाग को हम कहते हैं खादर, है ना। तो ये अपेक्षाकृत नीचा है, यहाँ प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का पानी पहुंचता है, ठीक। अब इस खादर के कुछ स्थानों पर क्या है, लोकल नेम भी होते हैं, स्थानीय नाम भी होते हैं। तो वो लोकल नेम भी अगर कभी पूछ लिया जाए तो वो भी आप देख सकते हो। जैसे उत्तर प्रदेश और उससे लगे हुए भागों में जो खादर है उसे पंजाब में बेट कह देते हैं, और उत्तर प्रदेश में इसको खादर के नाम से जानते हैं, और पंजाब में ये बेटलैंड के नाम से जानी जाती है ना। तो ये खादर हो गई। मैदान जो है उस मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी के हिसाब से वर्गीकरण किया गया। न्यू एल्यूवियल सॉइल वाला एरिया हो गया खादर। उसके बाद दूसरा आता है जिसे बांगर बोलते हैं या इसे भांगर भी कहते हैं। ये भी एल्यूवियल सॉइल वाला क्षेत्र है, यानी ये जलोढ़ मिट्टी वाला है, लेकिन ये पुरानी ओल्ड एल्यूवियल सॉइल से बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे जब एक लेयर जमा हो गई, दूसरी लेयर दूसरी बाढ़ में, तीसरे मानसून में, चौथे मानसून में ऐसे जमा होती गई, तो उसकी हाइट बढ़ गई। हाइट इतनी ज्यादा हो गई कि अब सामान्यतः जब कभी बाढ़ आती है तो नदी का पानी यानी बाढ़ का पानी वहां नहीं पहुंच पाता है, तो उसे हम बोलते हैं ओल्ड एल्यूवियल सॉइल या प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी वाला भाग जो मैदान है उसे हम बांगर के नाम से जानते हैं, ठीक। तो बांगर प्रदेश दो नदियों के बीच वाले भाग में अधिकांश देखने को मिलता है। दो नदियों के बीच वाले भाग को दोआब भी कहा जाता है ना, तो जैसे गंगा यमुना के बीच वाला भाग दोआब। अब इस जैसे हमने ये देखा था कि खादर के संबंध में कि उत्तर प्रदेश और उससे सटे भागों में से खादर कह देते हैं, लेकिन यही जो नेचर की जो जमीन है या इसी नेचर का जो मैदान है, पंजाब में इसे वेट के नाम से जाना जा रहा है। वैसे ही बांगर के स्थानीय नाम भी हमें देखने को मिलते हैं। तो बांगर के दो क्षेत्रीय विभेद हैं, यानी कि रीजनल, इसमें बाइफर्केशन हो गया है या दो विभाजन हो जाते हैं। एक जैसे बारिंद का मैदान और दूसरा जैसे भूड़ या भूर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो बारिंद का मैदान ये मतलब क्या है, तो ये इसका संबंध है बंगाल के डेल्टाई रीजन में, है ना ये, ठीक। अब डेल्टाई रीजन में तो देखो यहाँ पर बताया भी गया है कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी के द्वारा पुराना जो डेल्टा बनाया गया है, यानी उसके द्वारा एक लेयर दूसरी लेयर जलोढ़ मिट्टी की जमा की गई, काफी पुराने समय हो गया, तो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल हो गई। यानी है तो वो बांगर ही, लेकिन उस स्थानीय स्तर पर उसे क्या बोल देते हैं, बारिंद का मैदान कह देते हैं। कब बना, प्लीस्टोसीन काल में ये बना हुआ है ना। ज्यादा ऊंचाई हो जाती है जब एक लेयर दूसरी लेयर की, तो धीरे धीरे उसका अपरदन भी होने लगता है, इरोजन भी होने लगता है। और दूसरा जो है भूर क्षेत्र या भूर रीजन जो है, ये कहां पर आता है, तो ये बंगाल से ऊपर, गंगा नदी का जब हम ऑरिजिनेशन देखेंगे, गंगा बंगाल में जाकर के समाप्त होती है,
और उसकी एक ब्रांच पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो ये ऊपर वाले हिस्से में, यानी ये हम बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, तो वहां पर इसे क्या कहते हैं, भूर के नाम से जाना जाता है। तो मुरादाबाद हो गया, बिजनौर हो गया, वहां पर ये कौन सी ओल्ड एल्यूवियल सॉइल से बना हुआ जो क्षेत्र है वो भूर के नाम से जाना जाता है। बांगर की एक यहाँ क्वेश्चन यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया था, कल्लर किसे कहते हैं या रेह किसे कहते हैं। चूंकि ये मैदान है, प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया है कृषि के लिए उपयुक्त है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए उपयोगी होती है। अब उपयोगी है, यहाँ पर विशेषकर उत्तर प्रदेश में नहरों का अच्छी तरीके से विकास किया गया है। नहरों से जब सिंचाई की जाती है तो क्या होता है कि उन खेतों पर एक सफेद कलर की परत जमा हो जाती है। लंबे समय तक जब नहरों के पानी का उपयोग करते हैं तो वो एक तरीके से सॉल्ट है, लवण है, बस उसी सफेद कलर की परत को यहाँ पर रेह कहा जा रहा है या कल्लर कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम बांगर या भांगर जो था उसको सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि ये ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है, यानी यहाँ प्रतिवर्ष नदी का पानी नहीं पहुंचता है। सामान्यतः नदी का पानी नहीं पहुंचता है, खादर में पहुंचता था। ठीक, दूसरा फिर क्या था कि इसके दो डिवीजन के लिए थे। एक डिवीजन जो बारिंद के मैदान के नाम से जाना जाता है वो बंगाल में है, यानी गंगा का डेल्टा पुराना वाला जो हिस्सा है जो प्लीस्टोसीन युग में बना था। दूसरा जो है जिसे क्या कहते हैं, भूड़ या भूर। तो भूड़ या भूर वो है जो गंगा के ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग यानी कि विशेषकर उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, तो उसको यहाँ पर भूर कहते हैं। और इसी में यानी बांगर या भांगर में जब कभी नहरों के ज्यादा सिंचाई की जाती है तो एक सफेद कलर की एक सॉल्ट की एक लेयर जमा हो जाती है, उसको रेह या कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मैदान की ये वाली विशेषता हो गई। नेक्स्ट, तीसरा है भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश ये शिवालिक के गिरिपद, गिरिपद का मतलब होता है फुटहिल, मैं अभी इसको और बताता हूं। सिंधु तिस्ता नदियों के, सिंधु से लेकर तिस्ता नदी के बीच में ये कंटिन्यूअस रूप में फैला हुआ। इसको कैसे समझ सकते हैं, देखो इसको समझने के लिए क्या करेंगे कि इसका मैप का थोड़ा सा सहारा लेंगे। इसको मैं हटा दूं, जो कुछ इस पे लाइनें बनाई हैं। देखो होता क्या है कि ये हिमालय है, यानी ये पर्वत श्रृंखला है। अब इस पर्वत श्रृंखला से जो नदियां निकलती हैं बड़े तेज बहाव के साथ नीचे की ओर आती हैं। जब तेज बहाव के साथ नीचे की ओर आती हैं तो अपने साथ कंकड़, पत्थर, बोल्डर उनको भी लेकर के आती हैं। अब वो मैदानी हिस्से में आई, मैदानी हिस्से में आने की वजह से नदी का जो फ्लो था वो कैसा हो गया, वो घट गया। ठीक है, घट गया तो उनके जो कंकड़, पत्थर, बोल्डर थे वो नदी ने क्या किए, अपने नीचे मैदानी भागों में, यानी जहां पर्वत समाप्त हुआ, पर्वत कौन सा, शिवालिक, लास्ट वाला शिवालिक ही है, तो शिवालिक जहां से शुरुआत होती है उसके पास में उन कंकड़, पत्थर, बोल्डरों को जमा कर दिया जाता है। लगभग 5 से 7, 8 किलोमीटर चौड़ी एक बेल्ट में वो जमा हो जाते हैं। तो ऊपर सिर्फ क्या दिखाई देते हैं, बोल्डर, कंकड़, पत्थर दिखाई देते हैं। पानी जो नदी का है वो ऊपर ना होकर के उन कंकड़, पत्थर, बोल्डर के नीचे से गुजरता रहता है। तो एक तरीके से यहाँ पर नदियां क्या हो गई, डिसअपियर हो गई, विलुप्त हो गई। बस इस रीजन को ही किस नाम से जाना जाता है, इस रीजन को भाबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अपने साथ लाई हुई बजरी, कंकड़, पत्थर, उनके डिपोजिशन की वजह से ये बनता है। तो यहाँ नदियां डिसअपियर हो जाती हैं। ठीक, ये जो कंकड़, पत्थर, बजरी होते हैं ये कैसे होते हैं, पोरस होते हैं, यानी इनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, तो पानी उनके नीचे से गुजरता रहता है। अब उसके बाद ये तराई प्रदेश आएगा, तराई रीजन। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ये हिमालय का शिवालिक का फुटहिल है, तो इससे ये जो मैदान बना जहाँ पर कंकड़, पत्थर और बोल्डर जमा है, बजरी जमा है, नदियां डिसअपियर हो गई हैं, उसको हम किस नाम से जान रहे थे, है ना, उसे हम किस नाम से जान रहे थे, भाबर प्रदेश के नाम से जान रहे थे। अब क्या हुआ, नदियों का पानी नीचे से तो निकल रहा था,
कंकड़ पत्थर जो अपने साथ बहाकर लाए वो इसने डिपॉजिट कर दिए, तो फिर नदियां ऊपर सतह पर अपीयर हो जाती हैं, दिखाई देने लगती हैं। और ये बड़ा ही दलदली इलाका होता है, बहुत ज़्यादा मर्शीलैंड जो रहती है। तो उस रीजन को कहा जाता है तराई प्रदेश, यानी भाबर प्रदेश में भी नदियां जो विलुप्त हो चुकी थी वो दोबारा से रीअपीयर हो जाती है। और ये चूंकि मैदान है, समतल है, ढाल कम होता है, इसलिए पानी बहने की जगह भरा रहता है, तो वहां पर क्या बन जाता है, दलदल बन जाता है। और इस भूमि पर बड़े घने वृक्ष पाए जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि विकास की अंधी दौड़ में उन वृक्षों को काट दिया गया और वहां पर खेती की जाने लगी, उस पानी को सुखा दिया गया, है ना। तो ये 4 यहां पर हमने नाम देखे, आप उनको ये समझ लो पूछे ही जाएंगे। अगर नदी हिमालय से निकलती है, उसके बाद शिवालिक के फुट हिल पर जो मैदान पाया जाता है, वहाँ की मिट्टी जो है कंकड़ पत्थर है, तो उसको बोलते हैं भाबर। और भाबर के बाद आता है तराई रीजन। तराई रीजन के बाद फिर हमें 2 नाम मिलते हैं, एक खादर और दूसरा मिलता है बांगर। तो खादर यानी न्यू एलिवियल सॉइल के द्वारा बना हुआ है, नवीन जलोढ़ मिट्टी के द्वारा बना हुआ है। और जो बांगर है वो पुरानी एलिवियल सॉइल के द्वारा बना हुआ है। एक तो डिवीजन ये हो गया किसका, उत्तर भारत के मैदान का। 4 भागों में इसको बांटा गया है। प्रश्न आ सकता है, जोड़ियां बनाने को आ सकता है, और मुख्य परीक्षा में होगा तो इस पर शॉर्ट नोट लिखिए, इस तरीके का प्रश्न आ सकता है। ठीक है, अब क्षेत्रीय आधार पर यानी इस मैदान का डिवीजन करेंगे रीजनल बेसिस, तो इसको भी देख लेते हैं। तो क्षेत्रीय आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं, सबसे पहले आता है सिंध का मैदान, है ना। तो ये सिंध नदी यानी इंडस जो रिवर है उससे संबंधित है। तो सिंध नदी के पश्चिम का मैदान है, वहां पर मुख्य रूप से क्या मिलता है, बांगर मिलता है। बांगर क्या था, अभी हमने देखा था ना, बांगर जो है वो पुरानी एलुवियल सॉइल यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। ठीक, और सिंध का मैदान में ही एक चीज हमें और देखने को मिलती है, पूछ लेते हैं कि धौरोश किसे कहते हैं। तो धौरोश के संबंध में समझो, पश्चिम की ओर है वो बांगर है, पुरानी एलुवियल सॉइल है, और पूर्व के जो ओर में जो आता है साइड में, वहां पर नवीन जलोढ़ मिट्टी मिलती है ना। तो वहां पर ये धौरोश पाए जाते हैं, यानी लंबे और सकरे जो हैं वो गड्ढे पाए जाते हैं, उनको धौरोश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक फिर ये भी पूछ सकते हैं कि धांड किसे कहते हैं। तो सूखे नदी मार्गों पर क्या होता है, कई सारी वहां पर झीलें पाई जाती हैं जो एल्कलाइन होती हैं, तो उनको यहाँ पर धांड कहा जाता है। सिंध नदी के मैदान के बाद नेक्स्ट आता है पंजाब का मैदान। तो पंजाब का मैदान पंजाब और हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है। ये कौन सी मिट्टी से, बांगर से निर्मित है। और बांगर क्या थी, पुरानी वाली जो हम जानते हैं। ठीक है, इसी को यहाँ पर क्या नाम दिया था, बेट दिया था पंजाब में, है ना। इस पंजाब के मैदान में ही क्या होता है कि ये पंच दोआब जो हैं उनसे प्रश्न आते हैं। तो वो पंच दोआब थोड़ा सा जरूर ध्यान देना, आपसे पूछे जाएं तो आप बता पाओ। देखो, ये है दोआब, यानी 2 नदियों के बीच वाला जो भाग है, मैदानी भाग है, उसको दोआब बोलते हैं। तो ये हमें देखने को मिलती है सिंध नदी। ठीक, उसके बाद फिर यहां पर एक नदी हमें देखने को मिलती है झेलम। इसके नीचे एक नदी हमें देखने को मिलती है चिनाब। फिर यहां पर रावी नदी देखने को मिलेगी ना। एक नदी जो है ये व्यास नदी, ये यहीं समाप्त हो जाएगी, और ये सतलज नदी, ये सब जाकर के सिंध नदी में मिलेंगी, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। तो 2 नदियों के बीच वाले क्षेत्र को दोआब कहते हैं। पंच दोआब जो है सिंध और उसकी जो सहायक नदियों के द्वारा बनाया जाता है। पहला आता है विष्ट दोआब। तो विष्ट दोआब क्या है, यहाँ पर विष्ट दोआब यानी कि ये जो नदियां हैं उनके इनिशियल लेटर को लेकर के बनाया गया है। व्यास और सतलज नदी के बीच में जो है उसे कहते हैं विष्ट दोआब। फिर आता है बारी दोआब। बारी व्यास और रावी के बीच में आ जाएगा। रचना दोआब रावी और चिनाब के बीच में आ जाएगा। चाज जो है वो चिनाब और झेलम के बीच आ जाएगा। और सिंधु सागर जो है झेलम, चिनाब और सिंधु नदी के बीच वाले भाग को कहते हैं। तो ये दोआब भी किससे संबंधित है, मैदान से संबंधित है, तो इनको भी आप याद कर लेना। ठीक, जैसे वहां पर आपको धौरोश ये पूछ सकते हैं,
धाट क्या होता है वो पूछ सकते हैं, वैसे ही ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ धाया क्या है ना। तो धाया क्या होता है, तो धाया यानी पंजाब में जो मैदान है इन नदियों के द्वारा जो बनाया गया है, तो यहाँ क्या होता है कि जलोढ़ संयति यानी उसके ऊपर वाली लेयर को काट करके जो खादर मैदान बने हुए हैं और उनके आसपास एक प्रकार से ब्लफ बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, तो उन्हीं को वहाँ पर धाया कहते हैं। तो पंजाब और हरियाणा का मैदान हो गया क्षेत्रीय विभाजन में। नेक्स्ट है राजस्थान का मैदान। तो राजस्थान का मैदान राजस्थान से संबंधित है। ये कहाँ से कहाँ तक मिलता है, तो अरावली से शुरू होता है और भारत पाकिस्तान की सीमा तक मिलता है। यहाँ ये प्रमुख रूप से लूनी नदी जो है, तो लूनी नदी रणोपकक्ष में रेगिस्तान में ही विलुप्त हो जाती है। यहाँ पर कुछ झीलें भी पाई जाती हैं जिनसे नमक बनाया जाता है, सांवर, डीडवाना। ठीक है, नेक्स्ट आता है गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान जो है ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ठीक है, क्योंकि गंगा का प्रमुख जो रोल है वो इन्हीं राज्यों में हमें देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदान को दो भागों में बांट देते हैं। पश्चिमी भाग में उसे रोहिलखंड का मैदान बोलते हैं और पूर्वी भाग में इसे अवध का मैदान कह देते हैं। यानी गंगा के मैदान उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में इसके दो पार्ट हो गए। एक पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, पश्चिमी भाग वाला रोहिलखंड वाला, और पूर्वी वाला कहलाता है अवध का मैदान। ठीक है, अब गंगा नदी के उद्गम और जहां गंगा समाप्त होती है तो उसको ऐसे भी बांट दिया है कि ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा के मैदान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ जाता है, मध्य में पूर्वी और उत्तरी बिहार आ जाएगा, निम्न में पश्चिम बंगाल और बिहार का कुछ हिस्सा आ जाता है। ठीक, ये ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में आता है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। तो ये जो मैदान है, ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है तो वहां से ये शुरू होगा, मेघालय प्लेटू या शिलोंग प्लेटू जो है वहां तक ये फैला हुआ है ना। तो एक लंबी नैरो स्ट्रिप के रूप में ये हमें देखने को मिलता है। यहीं पर माजुली द्वीप है जो फेमस है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका अब अस्तित्व क्या है, खतरे में है। तो इसको बचाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा एक समय में इस द्वीप की रचना की गई थी। अब वो उसका क्या करने लगी है, इरोजन करने लगी है। ठीक है, तो ये उत्तर भारत का जो मैदान था ये कंप्लीट हो जाता है। तो मैं एक बार फिर से आपको दोहरा दूं इसकी प्रमुख बातें उत्तर भारत के मैदान में आपको जो याद करनी है। तो याद करने के लिए एक तो वो 4 नाम आए थे मिट्टी के आधार पर, जैसे खादर था, नवीन एल्यूवियल सॉइल, दूसरा बांगर था, पुरानी एल्यूवियल सॉइल, फिर उसके बाद बांगर के बाद तराई रीजन एक आता है जहां दलदली इलाका था, और एक कंकड़ पत्थर बोल्डर वाला था वो भावर रीजन था। तो ये 4 प्रमुख हो जाते हैं। इन 4 के अंदर आने वाले कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे वो। और जब हम इस मैदान का क्षेत्रीय डिवीजन करते हैं तो सिंधु का मैदान आ जाएगा, पंजाब का मैदान आ जाएगा, पंजाब के मैदान के बाद राजस्थान का मैदान भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर गंगा का मैदान आ जाता है। पंजाब के मैदान में ये पंच दोआब वाली स्थिति जो है वो आपको बिल्कुल समझनी पड़ेगी। ठीक, ये याद रखनी पड़ेगी, इससे प्रश्न निश्चित ही बन जाते हैं। है सिंपल कि नदियों के इनिशियल लेटर को लेकर के इनको नाम दिए गए हैं। जैसे विष्ट दोआब जो है ब्यास और सतलज नदी है ना, उनसे मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ पर ब्यास और ये सतलज, उनके बीच वाले भाग में ये बन जाता है। तो मैदान से संबंधित इतना पर्याप्त है। कुछ मैदानी हिस्सा जो है वो कहाँ पर मिलता है, कोस्टल जिसे हम प्लेन के नाम से जानते हैं, तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। कल की क्लास में हमने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को पढ़ा था कि इधर वाली जो श्रृंखला है वो पश्चिमी घाट थी, इधर वाली जो श्रृंखला है वो पूर्वी घाट है। तो जब ये घाट यानी ये तो पर्वत के रूप में ले लिए गए थे, फिर यहाँ समुद्र शुरू होता है तो वहाँ पर भी मैदानी इलाका है जिसे कोस्टल प्लेन या तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। ये पश्चिम वाला भाग है, ये पूर्व वाला भाग है। तो मैदान, तटीय मैदान में पूर्वी जो तटीय मैदान है वो ज़्यादा चौड़ाई वाले हैं, पश्चिम तटीय मैदान जो है उनकी चौड़ाई कम है। तो इसका रीजन अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा है कि पश्चिम से निकलने वाली नदियां पूर्व की ओर जाती हैं, उनके द्वारा डेल्टा बनाया जाता है, और डेल्टा अपने आप में एक प्रकार का मैदान का कंस्ट्रक्शन है ना। ठीक है, चलो देख लेते हैं ये भी। तो पश्चिम तटीय मैदान, इससे भी प्रश्न आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में।
कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है, तो सूरत से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और इसको 4 भागों में बांटते हैं। पहले गुजरात का मैदान, तो गुजरात के आसपास वाला जो रहेगा वो गुजरात का मैदान हो गया। दूसरा नाम कोंकण, तो कोंकण जो है दमन से गोवा के बीच वाले भाग की। फिर आता है कन्नड़, गोवा से मंगलौर के बीच वाला। और मालाबार जो है, मालाबार मंगलौर से कन्याकुमारी के बीच वाला। तो इसको मैप में आप आसानी से देख सकते हो। ये है गुजरात, तो गुजरात के आसपास वाला जो मैदान है उसे बोलते हैं गुजरात का मैदान। फिर यहां हमें देखने को मिलता है दमन, तो दमन से शुरू करो और गोवा तक लेकर चलते हैं, तो वो रीजन क्या कहलाता है, कोंकण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद कोंकण के बाद कन्नड़ आ गया था, यानी गोवा से शुरू करेंगे और वो कहाँ तक जाता है, मंगलौर के बीच में जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसको कन्नड़। और मंगलौर से फिर लास्ट में कन्याकुमारी, तो उसको मालाबार के नाम से जानते हैं। ठीक, अब ये पश्चिमी तटीय मैदान पूर्व की तुलना में तो नैरो है, फिर भी पश्चिम तटीय मैदान में भी गुजरात और जहां पर नर्मदा नदी और ताप्ती नदी का मुहाना है, वहां पर इसकी चौड़ाई हमें देखने को मिलती है लगभग 80 किलोमीटर। ठीक, इधर जो नदियां गिरती हैं वो क्या बनाती हैं, ज्वार नदमुख या जिन्हें एस्चुरी कहते हैं वो बनाए जाते हैं। यहीं पर बैक वाटर लेक भी रहती है, केरल में इन्हें कयाल के नाम से जाना जाता है। वेमनाथ जो लेक है वो बैक वाटर लेक ही है, टूरिस्ट स्पॉट भी है, यानी लेगून है एक तरीके से, है ना। तो ये क्या होता है कि नदियां अपने एंड में जाकर के वही बालू रेत जमा कर देती है, पानी पीछे भरा रह जाता है, उसको बोलते हैं। तो पश्चिम तटीय मैदान में जो प्रश्न बनेगा वो इसी से बनेगा कि कोंकण का मैदान कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है, कन्नड़ का मैदान कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, या मालाबार का मैदान कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये याद कर लीजिए। नेक्स्ट, अब आते हैं पूर्वी तटीय मैदान पर। पूर्वी तटीय मैदान स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी के बीच में आता है। इसकी चौड़ाई ज्यादा है। एक ऑब्जेक्टिव तो यही सॉल्व कर देता है ना, अगर पूछा जाए कि कोस्टल प्लेन कौन सा ज्यादा चौड़ा है, तो पूर्व वाला ज्यादा चौड़ा है। यहाँ पर हमें गोदावरी नदी, जैसे दक्षिण भारत की गंगा, वयोवृद्ध गंगा, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, और उसकी जो सहायक नदियां हैं उन्होंने डेल्टा बनाया हुआ है ना। यहीं पर कोलेरू झील भी है, जो कहाँ पर पाई जाती है कोलेरू झील, बता सकते हैं? चिल्का झील, पुलिकट झील, है ना, ये झीलें यहाँ पर पाई जाती है। उड़ीसा में इसे उत्कल का मैदान कहते हैं, तमिलनाडु पर इसे कोरोमंडल कहते हैं, गोदावरी और महानदी के बीच में से उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। तो ये तो थे कोस्टल प्लेन। थोड़ा मैप में जरूर देखना, मैप में देखने से आपको याद हो जाएगा। कुछ फोटोग्राफिक मेमोरी के रूप में काफी लंबे समय तक चीजें याद हो जाती हैं, तो वो इतना काम और कर लेना। अब द्वीप समूह, द्वीप समूह भी देख लेते हैं लगे हाथों, कहाँ इसको छोड़ेंगे, जिससे कल की नई क्लास में नया कुछ पढ़ेंगे। तो 2 द्वीप समूह में बांटा है, एक जो पश्चिम की ओर है और एक पूर्व की ओर है। तो पूर्व दिशा में जो है वो लक्षद्वीप है, सॉरी पूर्व की ओर है वो, पूर्व में नहीं आया, पूर्व इधर है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो सबसे बड़े हैं, और पश्चिम में जो है वो लक्षद्वीप है। मैं अगर ये मैदान आपको बताते समय कहीं अगर ऐसा बोल गया हूँ तो मैं फिर बता दूं, ये वाला जो है ये सकरा है मैदान, जो कि पश्चिम में आता है, और ये पूर्वी वाला भाग जो है ये चौड़ा मैदान है। बोलते समय मैंने अगर ध्यान नहीं दिया है तो उसके लिए सॉरी। अब द्वीप समूह, एक तरफ अंडमान निकोबार द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में है, और दूसरी तरफ लक्षद्वीप है जो अरब सागर में। अंडमान निकोबार के बारे में हम पहले भी काफी डिटेल में बात कर चुके हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है सैडल पीक, उत्तरी नॉर्थ अंडमान पर है। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान माउंट थूलियर जो ग्रेट निकोबार में है। इसका निर्माण कब हुआ था, तो टर्सरी युग में हुआ था। ये वास्तव में है क्या, ये माउंटेन्स हैं जो समुद्र के अंदर बने हुए हैं। समुद्र के अंदर भी प्लेटें चलती हैं, तो वहां पर फोल्डेड माउंटेन्स बने हुए हैं। इनकी हाइट इतनी ज्यादा हो गई कि वो समुद्र के बाहर आ जाते हैं। भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो वेरन आइलैंड वो यहीं पर आ जाता है ना। क्षेत्रफल और आबादी दोनों की दृष्टि से हम बात करें तो अंडमान यहाँ बड़ा है। इंदिरा पॉइंट भारत का जो सदर्न पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु है, वो 6 डिग्री 4 मिनट जिसके कोऑर्डिनेट्स
ग्रेट निकोबार में आ जाता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली रेखा है, यानी 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से। डंकन पास किस किस के बीच में आता है? साउथ अंडमान और लघु अंडमान के बीच में आ जाता है। लक्षद्वीप जो है ये समुद्री पर्वत नहीं है, ये कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति से बने हुए हैं। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है, यहाँ की राजधानी जो है कावारत्ती है। लक्षद्वीप को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करने की भारत सरकार की योजना है। मालदीव से कुछ समय पहले तक हमारे संबंध खराब रहे। अभी मालदीव के राष्ट्रपति भारत आए तो अपनी बातों से पलट गए कि हमने कभी भी गेट आउट इंडिया या इंडिया को अपने देश से एग्जिट इंडिया ऐसी कोई बात नहीं की थी। वो सब बातें हैं। इसके अलावा भी कुछ द्वीप हैं जो जिनसे प्रश्न आ जाते हैं। श्री हरिकोटा, जिसका नाम बदल दिया गया है, नया नाम बता सकते हैं आप। तो पुलिकट झील जो है वहां पर ये बना हुआ है। पम्बन द्वीप ये मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच, ये श्रीलंका को दे दिया था। अगर आपने पिछले 2-3 महीने में संसद सत्र देखा हो तो आरोप लगाए थे बीजेपी सरकार ने जवाहरलाल नेहरू के ऊपर कि उनकी गलतियों की वजह से ये श्रीलंका को दे दिया। तो जो सेतु समुद्रम है या भगवान राम ने जो ब्रिज बनाया था उसका ये पार्ट है। न्यूमूर द्वीप समूह, ये जो द्वीप है इसको लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच में विवाद है ना। तो ये भी एक प्रकार से नदियों के डिपोजिशन से बना हुआ है। तो अब भारत के संबंध में हम भारत के पर्वत, पहाड़ियां, मैदान, उन सबको पढ़ चुके हैं। प्लेट्यू भी हम पढ़ चुके हैं। यानी ये 3 जो टॉपिक हैं ये तो कवर हो। अब नदियों की बात करेंगे और झीलों की बात करेंगे। नदियों वाला टॉपिक लंबा चलेगा, 1.5 से 2 घंटे चलेगा। झील वाला टॉपिक बहुत शॉर्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको नए सिरे से यानी कल स्टार्ट करेंगे। सो अभी के लिए इतना।